जय हिंद दोस्तों। सिचुएशन ये है कि इस समय पर लगातार दिन पर दिन कुछ ना कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं, कुछ ना कुछ उठापटक हो रही है और दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पर आक्रामकता यानी एग्रेसिवनेस लगातार बढ़ रही है। आक्रामकता बढ़ रही है और उस आक्रामकता के बढ़ने के चलते लगातार कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी आ रही हैं, परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं जहां पर आपको लगेगा कि कुछ अ, विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है या यूं कहें कि सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। अभी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस पूरे तरीके से नहीं बनी है, लेकिन हाँ, पाले बनते जा रहे हैं। हर कोई अपना अपना पक्ष कहीं ना कहीं रख रहा है और किस तरफ किस तरीके से कहाँ किसने कैसे लड़ना है, ये जो चीज है ये मायने रख रही है इस टाइम पर। ऐसे में भारत का पड़ोस सुलग नहीं रहा है, या यूं कहीं चारों तरफ से कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन असली समस्या क्या श्रीलंका के अंदर बढ़ती जा रही है और क्या श्रीलंका आने वाले समय में भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है, मैं इसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन अगर नहीं दबाएंगे तो हमारे वीडियोस आप तक कैसे पहुंचेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, नाम थोड़ा चेंज इसलिए कर रहे हैं, अब सिर्फ हरिमोहन इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसा अच्छा सा नाम नजर नहीं आ रहा था जो इजी टू रिमेंबर हो, इसलिए अपना नाम ही याद करवा देंगे आपको। तो सॉरी, ये जस्ट जोक था। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये है कि अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है एनसीईआरटी से रिलेटेड। एनसीईआरटी के बेसिक बैचेस जो हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। उस एनसीईआरटी के बेसिक बैचेस के अंदर हम आपको और कुछ नहीं तो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स, और क्योंकि ये बैच ज्योग्राफी का है तो साथ में मैपिंग ये करवा रहे हैं। 500 रुपये महीना बेसिक फीस है, 3 महीने के लगभग का ज्योग्राफी का कोर्स है। आप चाहें तो फोन करके, मैसेज व्हाट्सअप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और क्लासेस जो 1 या 2 स्टार्ट हुई हैं उनके अंदर कनेक्ट हो सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों इंडिया के पड़ोस के ऊपर, जो इस टाइम पर सुलग रहा है और बढ़िया लेवल पर सुलग रहा है, या यूं कहें कि वर्ल्ड वॉर की जो परिस्थितियां शुरू हो चुकी हैं, वर्ल्ड वॉर की जो परिस्थितियां शुरू हो चुकी हैं उनके ऊपर थोड़ा सा देखा जाए। देखो, इंडिया के पड़ोस में अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो मैं ये काउंट करता हूं, एक तरफ ईरान है, ये अफगानिस्तान है, एक्सटेंडेड नेबरहुड यानी थोड़ा बृहद पड़ोस है, यानी आपके अगले घर से अगला घर है। मेन आपका पड़ोसी यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ चाइना है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स है। ये इंडिया का नेबरहुड है, जो फर्स्ट नेबर हैं, यानी जिनसे इंडिया का बॉर्डर शेयर होता है। अगर यहां पावर प्ले देखा जाए तो इस पावर प्ले के अंदर इस पूरे रीजन में, इस रीजन को साउथ एशिया कहा जाता है। इस साउथ एशिया के अंदर अगर आप देखें तो एक अलग लेवल का पावर प्ले चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। चाइना जो इस समय पर सुपर पावर बनने का एक दावा ठोक रहा है कि हाँ मैं सुपर पावर बन चुका हूं और दुनिया के मतलब दुनिया में बहुत बड़ी मैक्सिमम चीजों में नंबर 1 आ चुका है, और कई मामलों में चाइना जो है वो अमेरिका को भी पछाड़ चुका है, चाहे वो इकोनॉमी के मामले में हुआ, जीडीपी के मामले में तो खैर अभी कम है, इकोनॉमी के मामले में हुआ या मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में हुआ, टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जहां चाइना अमेरिका से आगे एक कदम आगे बढ़ चुका है। वहीं अगर देखा जाए तो इसका एक पिट्ठू है पाकिस्तान, और जन्मजात भारत का दुश्मन है। तो इन दोनों को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं और लगातार आगे भी चलती रहेगी। लेकिन अभी अगर देखा जाए यहां पर पाकिस्तान में, तो असलियत में इन दोनों को यदि छोड़ दिया जाए तो इंडिया के बहुत सारे जो छोटे पड़ोसी हैं, जो पावरफुल भले ही नहीं हैं, लेकिन वो छोटे होने की वजह से कहीं ना कहीं इजी टारगेट्स हैं। इनमें मालदीव्स बहुत छोटा देश है जिसका जीडीपी ही बहुत कम है, श्रीलंका जो अपने आप में छोटा है, नेपाल जो कहीं ना कहीं काफी छोटा और इंडिया पर डिपेंडेंट है, भूटान जो छोटा देश है और इंडिया पर डिपेंडेंट है। छोटा नेवर मीन्स कि ये हमसे किसी मामले में छोटे हैं, रुतबा सभी देशों का बराबर है, चाहे नेपाल के प्रधानमंत्री हुए चाहे भारत के।
इसी तरीके, लेकिन छोटा इन द सेंस ये है कि उनकी जनसंख्या कम है, जीडीपी कम है, जिसकी वजह से वल्नरेबिलिटी कई बार इस ऐसे देशों की बढ़ जाती है जहां जीडीपी या जनसंख्या कम हो। वहीं बांग्लादेश कंपैरेटिवली बड़ा है और म्यांमार जो है वो काफी कंपैरेटिवली बड़ा है, और दोनों अपने आप में स्ट्रेटेजिकली मजबूत भी हैं। अब यहां अगर देखा जाए तो इन सब के अंदर जो इस टाइम पर सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी अगर किसी देश के अंदर चल रही है तो वो है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका एक ऐसा देश जहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके की, देखो वैसे तो वहां पर डेमोक्रेसी है, और श्रीलंका का रिकॉर्ड आप उठाकर देख लेंगे तो वहां पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से बने रहे हैं, और ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से बने रहे हैं, ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से बने रहे हैं कि श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पर, जिसे आप जाफना कहेंगे, और ईस्टर्न पार्ट त्रिकोणोमेली वाला जो है यहाँ पर, इस इलाके के अंदर ये पूरा जाफना का इलाका और ये ईस्टर्न पार्ट त्रिकोणोमेली तक, ये पूरा तमिल डोमिनेटेड इलाका है। और क्योंकि ये तमिल डोमिनेटेड इलाका है तो इसमें जो यहाँ की जनसंख्या लगभग 10 से 12% के आसपास है, और मेनलैंड सिंहलीज के अंदर हमेशा लड़ाई हुई है, कॉन्फ्लिक्ट रहा है, क्योंकि 80% और 80 से 90% की जो पॉपुलेशन है वो अलग है, और तमिल यहाँ पर पॉपुलेशन अलग है। और जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस बने, नया नया देश बनता है, तो हर कोई अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट इकट्ठा हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आर्म्ड रिबेल के अंदर कन्वर्ट हो गया, और उस आर्म्ड रिबेल के लिए एलटीटीई को जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि श्रीलंका की सरकार की जो पॉलिसीज थी वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल थी, बराबर के रूप में जिम्मेदार थी। अब ऐसे में एलटीटीई और उसके साथ साथ अगर दूसरे पार्ट में देखा जाए, एक तरफ एलटीटीई और एलटीटीई का जो श्रीधरन जो था वो, अब यहां अगर मामला देखेंगे तो इस एलटीटीई के आर्म्ड रिबेल करने की वजह से अब प्रॉब्लम यहां पर ये आ रही थी कि श्रीलंका, और ये तमिल इशू इंडिया के तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। ये मोटे तौर पर समझ लीजिए कि तमिल इशू जो है वो असलियत में इंडिया के स्टेट तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। कैसे कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये रोटी बेटी का संबंध होता है। रोटी बेटी का मतलब कल्चरल जो टाइज होते हैं वो यहाँ मौजूद होते हैं, और इधर अगर आप देखेंगे तो ये इतना बड़ा स्टेट तमिलनाडु हमारा यहाँ पर मौजूद है, और अलग अलग तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो ये पूरा स्टेट जो है ये यहाँ इंडिया का एक इमोशनल अटैचमेंट इसके साथ जुड़ता है। इमोशनल अटैचमेंट इसके साथ हो जाता है कि यहाँ पर जैसे ही सिन्हलीज तमिलियंस के ऊपर दबाव बनाएं या हमले करें, वहां पर इमोशनल अटैचमेंट के चलते इंडिया का तमिलनाडु के अंदर ये रिएक्शन स्वाभाविक सा था। अब इंडिया का जब रिएक्शन, इंडिया के तमिलियंस का रिएक्शन जब इंडिया की सेंटर गवर्नमेंट पे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे होगा, तो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट श्रीलंका के अंदर जाकर श्रीलंका के ऊपर दबाव, इंडिया का जब दबाव पड़ेगा तो श्रीलंकन गवर्नमेंट को अनड्यू ऐसा लगेगा कि मेरे घर के अंदर जो तमिल हैं उनके इश्यूज को बढ़ा चढ़ाकर इंडिया देख रहा है, और इंडिया कहीं ना कहीं इस समय पर एक अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर रहा है, अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर रहा है श्रीलंका के ऊपर। तो यहाँ पर फिर श्रीलंकन गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर बिग ब्रदर आरोप लगा रही है कि आप जो हैं वो एक गुंडे की तरह बिहेव करते हैं अपने पड़ोसियों के साथ। और देखिए, अगर आप नॉर्मली मैप या पावर के या जीडीपी या किसी भी मामले में देखेंगे तो आपको यहाँ पर साफ नजर आएगा कि इंडिया के एरिया और श्रीलंका के एरिया में काफी ज्यादा डिफरेंस है। इंडिया कंपैरेटिवली काफी बड़ा, काफी पावरफुल है, और श्रीलंका जो है वो छोटा देश है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो ऐसा कंट्री जो है जिसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया के लिए बहुत, स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए, वो अपनी इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाएगा इंडिया से ऐसी दुश्मनी को
निभाने के लिए, जिसमें उसे ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं बिग ब्रदरशिप दिखा रहा है या बड़े भाई या अड़ियल भाई की तरह बिहेव कर रहा है। जब ये सिचुएशन है तो यहां पर एंट्री होती है इंडिया के कॉम्पिटिटर की, चाइना की। इंडिया के कॉम्पिटिटर चाइना की। अब जब चाइना की एंट्री होती है तो चाइना को श्रीलंका की जरूरत क्यों है? क्योंकि चाइना का इस मलक्का से आने वाला जो मलक्का डायलेमा है, जो मलक्का डायलेमा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये मलक्का है ये एक ऐसा स्ट्रेट है जहां से, मलक्का से लगभग लगभग सभी चीजें, मतलब चाइना का जो मैरीटाइम ट्रेड रूट है वो यहीं से निकलता है मैक्सिमम। और यहाँ से ही चाइना को ये ऑयल सप्लाई होती है। और हमेशा अमेरिका ओ सॉरी चाइना को ये प्रॉब्लम लगी रहती है या ये डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर सिंगापुर जो अमेरिका का पिछलग्गू है, अमेरिका का एक फ्रंटलाइन स्टेट है, या फिर यहाँ इंडिया जिसकी यहाँ पर नेवल फोर्सेस खड़ी हुई हैं, और इस पूरे इलाके में इंडिया जो है वो चाइना, इंडिया अमेरिका मिलकर चाइना को यहाँ रोक सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब इन्हें लगता है कि इंडिया और अमेरिका मिलकर चाइना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो चाइना यहां पर ऐसी ऐसी जगहें ढूंढेगा जो कम से कम आसानी से उसको अपनी नेवल फोर्स या अपनी कॉलोनीज या कुछ भी बसाने का मौका दे दे। पहले ऐसे काम अमेरिका, खासकर ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज करते थे। अब ये काम चाइना भी कर रहा है। अब ऐसे में उसे इस इंडियन ओशियन में दो देश नजर आएंगे, एक तरफ मालदीव्स और दूसरी तरफ श्रीलंका। जो मालदीव्स है वहां क्या होगा कि मालदीव्स की इकोनॉमी और कंपैरेटिवली छोटी है, 4 लाख के करीब की पॉपुलेशन है। और वहां छोटे मोटे कुछ ना कुछ कैंपेन वगैरह चलते रहते हैं, जैसे इंडिया आउट कैंपेन आजकल चल रहा था मोहम्मद नशीद वाला। लेकिन वहां मालदीव्स की अपोजिशन पार्टीज ने या मालदीव्स की बाकी सभी पार्टीज ने इंडिया आउट कैंपेन को अपोज किया और साफ कहा कि इससे मालदीव्स का नुकसान होगा जो भी ये काम हो रहा है। तो वहां कंपैरेटिवली इंडिया एक स्ट्रांग पोजीशन में आता हुआ नजर आ रहा है। अब्दुल्ला सोले जो इस समय पर हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, वहां पर वो अब राष्ट्रपति हैं, वो इस समय पर सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं। लेकिन मेन बात है श्रीलंका की। श्रीलंका असलियत में आपको बता दिया एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। और श्रीलंका के अंदर इस टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, श्रीलंका के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहां पर एक इस टाइम पर जो गवर्नमेंट मौजूद है, जिन्हें राजापक्सा गवर्नमेंट कहते हैं, ये राजापक्सा गवर्नमेंट जो है, राजापक्सा गवर्नमेंट जो है, राजपक्ष की जो सरकार है, और इसके 5 भाई, एक ही फैमिली के 5 बंदे जो हैं वो कहीं ना कहीं उस सरकार के अंदर मिनिस्टर हैं। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर लोकसभा के स्पीकर, वो पार्लियामेंट के स्पीकर से लेकर सब पोजीशन पर ये लोग बैठे हुए हैं। अब ये लोग बैठे हुए हैं और खासकर ये उस इलाके में रहते हैं जहां पर चाइना ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया और हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया। यहां असलियत में प्रॉब्लम ये आई कि इन्होंने जो है अपने एरिया को डेवलप करने के नाम पर कहो या फिर श्रीलंका के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के नाम पर कहो या कुछ भी, लेकिन इन्होंने इम्प्रैक्टिकल या फिर लॉस वाले जो प्रोजेक्ट्स थे, उन लॉस वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर चाइना से फंडिंग ली। और चाइना तो चाहता ही था कि भाई ये देश किसी भी तरीके से चाइना से फंडिंग ले और चाइना से फंड्स लेके ज्यादा से ज्यादा जल्दी या ज्यादा तेज, बहुत तेजी के साथ चाइना के साथ आके मिल जाए या चाइना की ग्रिप पे आ जाए, चाइना के डेट ट्रैप में फंस जाए। चाइना, और सबसे बड़ी बात है, चाइना जो भी डेट ट्रैप दे रहा होता है, डेट दे रहा होता है, उसमें बहुत सारे हिडन प्रोविजंस ऐसे रखे जाते हैं जो दुनिया में कहीं कभी किसी को बताए ही नहीं जाते। वो सिर्फ साइन करने वाले और चाइना के बीच में है, यहां तक कि उससे आगे आने वाली सरकार को भी उस डेट का पता नहीं होता या उस प्रोसेस का पता नहीं होता।
उस ताने बाने में श्रीलंका जैसे देश को फंसा के खड़ा कर दिया, जो $13 बिलियन के आसपास का जो डेट ट्रैप है, जो दुनिया को बताया गया है, वो इस टाइम पर मौजूद है। लेकिन दुनिया के मतलब दुनिया को ये तो पता, ये तो सरकार ने जो डेट लिया है वो पता है, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट कंपनीज और श्रीलंका की दूसरी कंपनीज जो डेट लिया है उसको तो पता ही नहीं। और जब उसको पता ही नहीं तो उसका क्या किया जाएगा। यहां से सिचुएशंस बदलना शुरू होती हैं, यहां से प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। अब आपको हिडन ट्रैप के अंदर फंसा, मतलब हिडन कंडीशंस वाले ट्रैप में आपको फंसा दिया गया है। अब सिचुएशन और ज्यादा खराब तब आती है जब कोरोना आ जाता है। अब कोरोना की प्रॉब्लम, अब यहां समझिए, यहां जब आपको कोई जाल में फंसा लेता है और आपका जो एलीट क्लास है वो दिमाग खराब हो चुका होता है, वो समझ नहीं पा रहा होता कि सिचुएशंस क्या हैं, देश को वो बेचना शुरू कर देता है। अब ऐसे में कोरोना आ गया। कोरोना से पहले इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी शुरू करी बिना रिसर्च के। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो चाइना की एक कंपनी ऑर्गेनिक जो क्या नाम है फर्टिलाइजर्स बना रही थी, उन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की वजह से उसको कस्टमर चाहिए था, वो श्रीलंका मिल गया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ब्रिटेन जो भी सामान बनाता उसे बेचने के लिए जो कस्टमर चाहिए वो इंडिया में मिलते हैं। ऐसे ही चाइना की कंपनी को ने जो सामान बनाया उसे बेचने के लिए जो कस्टमर चाहिए वो इंडिया में, वो श्रीलंका में मिल रही हैं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें शुरू हो गई जो कोरोना के लिए हार्मफुल थी, जो चाइना की श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए हार्मफुल थी। रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। जब कोरोना आया तो टूरिज्म जो उसका मेन कंट्रीब्यूटर था इकोनॉमी का, वो बंद हो गया। अब जब टूरिज्म बंद हो गया और मैक्सिमम टूरिस्ट कहां से आ रहे हैं? चाइना से आ रहे हैं। अब मैक्सिमम टूरिस्ट चाइना से आ रहे हैं, मैक्सिमम पैसा टूरिज्म से आ रहा है, और उसके बाद आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर सब चीजें बंद कर रहे हैं। नतीजा क्या हो? और उसके बाद आपके पास डेट जो है वो स्काई, मतलब आसमान जितना है, स्काई हाई है। अब ऐसी सिचुएशन में आप करेंगे क्या दोस्तों? यहां ये देश इस टाइम पर फंस चुका है और जिसे कहते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस से इस समय पर गुजर रहा है। ये देश गजब के इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, गजब के। जब ये देश गजब के इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरता है तो चैलेंज क्या होता है? असलियत में यहां इकोनॉमिक क्राइसिस जो है आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस को जन्म देता है। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो तो कंजरों का काम है। मतलब ये तो गिरे हुए से गिरा हुआ काम कर सकते हैं, बस इन्हें अपनी कुर्सी किसी भी तरीके से बचानी होती है। और ऐसे माहौल में जब चाइना जैसा देश किसी भी पार्टी के पीछे खड़े होने की बात कर रहा हो, तब सिचुएशंस और ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो है अपना ग्राउंड बचाए रखने के लिए सोशल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देते हैं। और जैसे ही सोशल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म होता है, यहां पर यहां श्रीलंका के अंदर जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है वो असलियत में तमिल वर्सेस सिन्हलीज है। अब ऐसे में तमिल वर्सेस सिन्हलीज का अगर कॉन्फ्लिक्ट चाइना के इशारे पर इंडिया के साथ, मतलब श्रीलंका के अंदर शुरू हो जाता है, तो इंडिया के लिए वही डायलेमा दोबारा शुरू हो जाएगा कि अपनी फॉरेन पॉलिसी बचाए या अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर अपने इन इश्यूज को हैंडल करे। क्योंकि ये जो इमोशनल इशू होगा ये इतना जबरदस्त होगा। अगर मान लिया इस टाइम हुआ क्या है, अभी भी आप देखेंगे मोदी गवर्नमेंट के सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि श्रीलंका के अंदर एक तमिल सांसद ने ये कहा कि तमिलियंस का वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा जो होना चाहिए था, मोदी जी प्लीज इंटरवीन। एक स्टेटमेंट है। अब सोचकर देखिए, उस एक स्टेटमेंट ने इंडिया के अंदर जो तमिलनाडु का इलाका है, उस तमिलनाडु के अंदर एक रिपरकेशन क्रिएट करना शुरू कर देना है। एक रिएक्शन आएगा कि हाँ, अगर तमिलियंस का डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो वो भी तमिल, हम भी तमिल, तो उनका तो सपोर्ट करना चाहिए। अब जैसे ही आप सपोर्ट करने की डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी श्रीलंका की सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए। और यही ये राजापक्सा से लेकर दूसरी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो असलियत में डेविएशन के लिए इस्तेमाल करेगी, माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस्तेमाल करेगी इस इशू को, और कहेगी कि हम भूखे रह लेंगे लेकिन इंडिया से दबेंगे नहीं।
और जैसे ही ये सिचुएशन आएगी, इंडिया के लिए एक अलग सा सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा और वहां फिर दोबारा से चाइना को अपनी रोटियां सेकने का मौका मिल जाएगा। और जैसे ही इंडिया को यहाँ पर वो चाइना को अपनी रोटियां सेकने का मौका मिलेगा, चाइना इस डेट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे देश को और ज्यादा डेट देगा और ज्यादा उसको सपोर्ट करेगा, या और ज्यादा ये कहेगा कि ठीक है और ज्यादा कर्जा ले ले भाई। इस और ज्यादा डेट से क्या होगा, जितना ज्यादा चाइना से श्रीलंका डेट लेगा, उसके बाद पहले हम्बनटोटा पोर्ट, फिर श्रीलंका कोलंबो पोर्ट सिटी से लेकर और दूसरी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर चाइना अपनी पोजीशन लगातार मजबूत करता जाएगा। और यहाँ इंडिया का ये जो एक नेचुरल लीवरेज है, नेचुरल एक प्लस पॉइंट है, अंडमान आइलैंड्स या अंडमान सी के थ्रू या मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए श्रीलंका के अंदर प्रेजेंट चाइना इसको काउंटर कर पाएगा। रही सही कसर चाइना इंडिया के इस पड़ोसी को हमारे तमिलनाडु के रीजन के अंदर भी डिस्टरबेंसेस क्रिएट करने के लिए यूटिलाइज कर सकता है। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां पर चाइना इस ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए प्रेजेंट होगा। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है दोस्तों, और इंडिया के लिए तो बहुत टेंशनफुल सिचुएशन है। इंडिया के लिए बहुत टेंशनफुल सिचुएशन है। अब ऐसी सिचुएशन को इंडिया कैसे हैंडल करेगा, ये तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक दुधारी तलवार है जिसके ऊपर इंडिया खेल रहा है। और यहां इंडिया के पास कोशिश पूरी है कि चाइना के इस डेट ट्रैप से श्रीलंका को निकाले और जितना हो सके उतना ज्यादा पैसा श्रीलंका को ट्रांसफर करे, या यूं कहें कि उसको उसकी सिचुएशन से उभरने में मदद करे, कम से कम तब तक जब तक कि श्रीलंका असलियत में चाइना के साथ, मतलब श्रीलंका के अंदर टूरिज्म फिर से शुरू नहीं हो जाता। अब सिचुएशन यहीं से है दोस्तों, यहीं से सारी सिचुएशंस हैं। इन्हें समझेंगे तो आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा कि असलियत में मामला यहां पर एक अलग सा ही गेम चल रहा है। इंडिया इसमें बने रहने की कोशिश कर रहा है। $900 मिलियन तक का इंडिया ने वहां पर लोन इशू तक कर दिया है, जिस अलग अलग लेवल्स पर, और लगातार कुछ ना कुछ इस टाइम मदद कर रहा है कि चाइना के श्रीलंका के अंदर श्रीलंका डूबे ना, वहां किसी तरीके का क्राइसिस डेवलप ना हो और चाइना को पॉलिटिक्स करने का मौका ना मिले। तो बाकी अब देखो बच्चों, वक्त बताएगा। देखो भाई, वक्त बताएगा कि आगे क्या होता है, लेकिन हाँ, सिचुएशंस इस तरीके से हैं कि पॉसिबली चाइना इंडिया के बीच में श्रीलंका, और खासकर श्रीलंका जो है वो चाइना के डेट ट्रैप में जो फंस रहा है, इंडिया कोशिश कर रहा है उसको बचाने की और अपनी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन अगर यहां कुछ हुआ तो वो इंडिया के लिए बहुत तगड़ा खतरा होगा। बाकी वक्त बताएगा कि क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।